everyone, this is me प्रत्युष and this is our amazing channel IQ Classes। देखो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के रीजंस वाले क्वेश्चन करें। क्योंकि अगर आप लोग ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो सेक्शन बी हो गया और सेक्शन सी हो गया, न्यूमेरिकल्स आते हैं सॉल्यूशन के, ठीक है, लेकिन आजकल रीजन वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट इज मतलब कुछ डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ रहे हैं और ये मतलब आईसी की बात कर रहा हूँ, क्लास 12th आईसी में डेफिनेशन भी काफी पूछी जा रही है और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजंस भी काफी पूछे जा रहे हैं कि हेनरीज लॉ के ऊपर रीजन पूछा जा रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर रीजन पूछा जा रहा है। बहुत से तो क्या कहते हैं कूलेंट रेडिएटर, वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करें, क्योंकि बहुत सबने तो ये भी बता रखा है कि कैसे उसके न्यूमेरिकल्स किए जाएं और उसके फॉर्मूले क्या क्या है वो सब है, लेकिन इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है और बच्चों का इस बात पे लॉस भी हो रहा है, वो परेशान भी है क्योंकि काफी सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए थे और उन्होंने पूछा भी है कि कैसे हम लोग रीजंस क्वेश्चन करें। तो आज उन्हीं के ऊपर डिस्कस करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है विच विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये एमसीक्यूज में आया था, जो हमारे स्टार्टिंग में जो एमसीक्यूज होते हैं ना, ये उसमें था। इसमें कह रहा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। अब एक टर्म सिंपल से ध्यान रख लेते हैं कि जिसमें जितने ज्यादा आयंस ब्रेक होंगे, वो मतलब जिसमें जितने ज्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें से हमारा आंसर क्या है 0.1 मोलैरिटी यानी उसकी कंसंट्रेशन और क्या है सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब ये कैसे, जैसे एक पल के लिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो हमारा ग्लूकोज और यूरिया है ये हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो पानी में ये डिसोशिएट नहीं होंगे, इनके मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूट पार्टिकल बना रहे हैं, यानी यहाँ पे एक है तो ठीक है। KCl की बात करते हैं, ये डिसोशिएट 2 आयंस में हो रहा है, कैसे KCl ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा K प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यानी 2 आयंस है टोटल, तो ये भी इसमें भी आयन ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं सोडियम सल्फेट की, तो यहाँ पे कितने आयंस है, यहाँ पे टोटल 2 Na प्लस है और 1 SO4 है, कैसे Na2SO4 है, ये ब्रेक हो रहा है 2 Na प्लस में प्लस SO4 2 माइनस में, तो एक 1 और ये रहा 2, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 3 आयंस हो गए। तो ये चीज बता रहा है कि जिसमें जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा ही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सभी को चीज समझ आया, चलो आओ आगे ध्यान देते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आया था, डिफाइन राउट्स लॉ ऑफ व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ये भी आया है। अब ये भी एज अ व्हाट इज करके ही है, डिफाइन करके ही है, रीजन के फॉर्म में, तो ये भी इसलिए मैंने इसने यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो राउट्स लॉ बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्यों है, बेसिकली वो सिर्फ इसलिए है, वो है वेपर प्रेशर के लिए। किसके लिए है, वेपर प्रेशर के लिए राउट्स लॉ। ध्यान से सुनना, जो हमारा वेपर प्रेशर है वो ये बता रहे हैं कि वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मोल फ्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है, याद है, क्लियर। अब इसमें दो केस हमारे बनते हैं, एक दोनों के दोनों वॉलेटाइल हो, ठीक है, या फिर नॉन वॉलेटाइल हो, मतलब एक वॉलेटाइल होगा एक वॉलेटाइल नहीं होगा। अब बच्चों को नहीं पता होता वॉलेटाइल क्या है। वॉलेटाइल का मतलब है कि मेरे पास समझ लो एक मस्त कंटेनर है, उसमें मस्त एक लिक्विड ए पड़ा हुआ है। अगर ये लिक्विड वॉलेटाइल होगा तो इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब उस जो वो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो पाएगा। ये है हमारा कहता है राउट्स लॉ, ठीक है। तो यानी दोनों केस का वॉलेटाइल होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मोल फ्रैक्शन के। यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है वेपर इन प्योर स्टेट पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। सपोज कर रहा है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स A and B, ठीक है। कह रहा है PA जो बराबर है वो है P0A XA के बराबर है, और जो PB है वो किसके बराबर है, P0B XA के यहाँ पे XB के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ P जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो PA प्लस PB के बराबर होगा, जो कि हमारा ये क्या कह रहा है, हमारी किसकी बात कर रहा है, राउट्स लॉ की बात कर रहा है। अब एक बार ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, अब एक बार मैं इसको आप लोग को अपने टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे बात कर रहा है किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं राउट्स लॉ की। तो हमारा जो बच्चों राउट्स लॉ है, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसमें ए के लिक्विड्स, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। मेरे पास ऐसे ही एक बी का भी कंटेनर था इस तरह, तो इसमें मस्त पड़ा हुआ है बी, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बन गया है ए बी के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे बन गया एक ए पड़ा हुआ है और एक बी है, ठीक है।
अब दोनों के दोनों ही वॉलेटाइल हैं, तो इसका मतलब अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो मुझे इसके वेपर प्रेशर मिल पाएंगे, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इसके वेपर प्रेशर बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये रहे इसके वेपर्स, तो यहाँ पे भी इसके वेपर्स बन रहे हैं और यहाँ पे भी इसके वेपर्स बन रहे हैं। अब ये जो हमारा है ना बच्चों, ये इसका जो हम लोग वेपर प्रेशर देखेंगे वो देखेंगे पी टोटल, क्या देखेंगे, पी टोटल। और यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी जो पी नॉट बी पड़ा हुआ, ये जो नॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर स्टेट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर स्टेट को। और यहाँ पे भी क्या होगा, पी नॉट ए, यानी वो वेपर प्रेशर किसके, मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है। अच्छा, बहुत जगह ये पी एस भी लिखा होता है बच्चों, तो इसको भी हमें ध्यान देना है। तो अगर ये जो दोनों बराबर हैं, ये किसके बराबर होंगे, ये जाहिर सी बात है पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ बी इसमें जो पड़े हुए हैं, है ना। अब जो हमारा पी ए और पी बी, ये हमारा क्या होगा, अच्छा ये पी ए जो है वो किसका वेपर प्रेशर होगा, पी नॉट ए का, और पी बी है वो किसका होगा, पी नॉट बी का। इसका मतलब मैं इसको पी नॉट ए एक्स ए लिख सकता हूं, क्योंकि वो डिपेंड किसके कर रहा था, मोल फ्रैक्शन पे कर रहा था, प्लस P नॉट B एक्स बी भी मैं लिख सकता हूं। तो यही है मेरा क्या कहते हैं, राउट्स लॉ फॉर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। सभी को अच्छे से समझ आया। चलो अब एक बार देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास दो टाइप्स आते हैं। देखो, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे दो टर्म्स पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके डिफरेंस बिटवीन भी उसने बहुत ज्यादा पूछा है। जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं यानी ओबे करते हैं, वो हमारे होते हैं क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और जो ओबे नहीं करते हैं, डज नॉट ओबेज, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर हो गया। अब या तो ओबे करेगा तो कितना ज्यादा करेगा या कितना कम करेगा। तो नॉन आइडियल में टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। जैसे हमारे पास पहला इसका पार्ट है, हमारे पास पहला पार्ट है इसका पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो हमारा आएगा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, यहां तक दोनों बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा हालांकि इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें सब मैंने बात किया, लेकिन आज हम लोग गिव रीजन के क्वेश्चन पे बात करें तो उन पे फोकस करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन बेसिकली हमारा क्या होता है, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब यहाँ पे वेपर्स की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ध्यान रखना। पॉजिटिव डेविएशन वेपर्स की टेंडेंसी ज्यादा, नेगेटिव डेविएशन जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक है तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी मॉलिक्यूल्स अच्छे से क्या कहते हैं निकल पाएंगे, उनकी वेपर्स अच्छी बनेगी। अब अगर नेगेटिव डेविएशन है तो सॉल्यूशन एकदम अच्छे से एकदम बंधा हुआ है, बिल्कुल भी मतलब मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं हो रहा है, बहुत ही कम अमाउंट में ब्रेक हो रहे हैं या फिर हो भी नहीं रहे। तो मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं हो रहे तो एस्केपिंग टेंडेंसी भी नहीं हो रही है। तो इसलिए जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें ए और ए बी के मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू ए बी मॉलिक्यूल। ए बी कहाँ पे हैं, यहाँ पे, और ए मॉलिक्यूल्स या बी बी मॉलिक्यूल्स कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छे से हो जाए। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब ये थोड़ा सा आप लोग को मतलब थोड़ा सा हमें लैंग्वेज बढ़ानी है या मार्क्स में थोड़ा सा हमें अपना कंटेंट बढ़ाना है, तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, जो डेल्टा एच है वो हमारा ग्रेटर होता है, डेल्टा वी हमारा ग्रेटर होता है, डेल्टा एस ग्रेटर होता है, सिर्फ डेल्टा जी जो होता है कम होता है, क्योंकि वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद करके लिख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई डज अ सोडा बॉटल फिश एंड ओपनिंग एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछले लास्ट 5 ईयर से भी उठाए हुए हैं, और क्या कहते हैं जो लेटेस्ट हमारे पास जो प्री बोर्ड के पेपर्स है उससे भी मैंने लिया हुआ है। तो इसलिए बिल्कुल भी फोकस्ड होकर मतलब बहुत ध्यान से करना। कम ही आते हैं लेकिन जितने आते हैं हम उनको तो अच्छे से पढ़ लें। आप सिर्फ 10-15 मिनट तो दे ही सकते हो अपने बोर्ड के लिए। तो व्हाई डज सोडा बॉटल फिश एंड ओपनिंग एट रूम टेम्परेचर, इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सोडा बॉटल है, जाहिर सी बात है जब हम उसको ओपन करेंगे तो फिश शो करता है। वो क्यों, फिश जो उसका जो अमाउंट है वो क्यों शो करता है, क्योंकि उसमें हाईली अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, CO2 प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, CO2। तो हाई प्रेशर इन द बॉटल फोर्स जो करती है मोर CO2 इन द सॉल्यूशन में जो होता है। जब हम बॉटल को ओपन करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। देखते नहीं बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर बबल्स उठ रहे होते हैं, जब बॉटल ओपन करते हैं तो एकदम से प्रेशर निकल जाता है, फिर प्रेशर सारा डाउन हो जाता है। तो डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम, मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम जो सोडे मतलब जो वेपर प्रेशर था और जो कि हमारे उसके नीचे जो लिक्विड सॉल्यूशन था उसके बीच में इक्विलिब्रियम था। जैसे ही हमने उसको ओपन कर दिया इक्विलिब्रियम क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, यानी क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। तो CO2 कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन से बाहर आ जाती है टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम कॉजिंग द फिश। तो वापस एक न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म करती है जिससे क्या कहते हैं, फिश जो होता है वो शो करता है।
सभी को अच्छा समझ आए? थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, CO2 के अमाउंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि CO2 का अमाउंट जब बॉटल वो बंद रहती है तो बहुत ज्यादा रहता है, एकदम जैसे ही ओपन करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से वो वापस से क्या कहते हैं, जब इक्विलिब्रियम गेन करता है तो फिर शो करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें कह रहा था कि वन विच लॉ इज द अबव ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टेट दैट लॉ, मतलब कौन सा लॉ है जिसकी वजह से हो रहा है, वो हमारा है हेनरीज लॉ, एक्सप्लेन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड गैस सॉल्युबिलिटी। जाहिर सी बात है हेनरीज लॉ की मदद से हो रहा है क्योंकि उसका फॉर्मूला ही हमारा है। चलो आगे ध्यान देते हैं, इसमें कह रहा है why is osmotic pressure considered to be a colligative property। अच्छा, colligative property बच्चों इतना ध्यान रखना, ये मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसके पास वो 10 किलो है और वो 5 किलो है तो उस पर डिपेंड कर रहे, नहीं, उनके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी, उसकी कभी भी किसी आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है, इतना समझ लो, क्योंकि रीजन क्वेश्चन है तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है, इतना समझ लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है कि किसी भी ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए हम लोग जो प्रेशर लगाते हैं वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सटर्नल प्रेशर विच बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन in order to stop the phenomena of osmosis। सभी को अच्छे समझा? ठीक है, ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। उसने सिर्फ यही पूछा था तो हमारा आंसर तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन मैंने आप लोग को ये भी बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर को लिखते कैसे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं पाई से, ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये रहा। और यहाँ से एक कांस्टेंट, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है R, तो वो हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है रोहन अंकल वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल and he was asked to bring a particular injection to given it to his uncle. The doctor asked Rohan to get the injection changed from the chemist and explained Rohan that the injection was not compatible concentration as prescribed by him। इसमें कह रहा है why did the doctor ask Rohan to get the injection of compatible concentration। देखो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात होगी। तो अगर वो या तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो मतलब स्वेल कर जाएगा, या तो कंसंट्रेशन कम होगा तो श्रिंक कर जाएगा। तो और यहाँ पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा भी समझाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन और क्या कहते हैं, रोहन्स इंजेक्शन की। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो कंपैटिबल कंसंट्रेशन की बात क्यों हो रही थी। तो डॉक्टर आस्क्ड फॉर अ कंपैटिबल बिकॉज डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन can have different effects on cells due to process called osmosis। जाहिर सी बात है ऑस्मोसिस क्या होता है, या तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, या तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, यही होता है। और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस हमारा है क्या, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइक अ सेल वॉल की तरह होती है, तो फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर तो ऑस्मोसिस के जरिए हो गया। अब बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं क्योंकि ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बहुत बार पूछा गया है। When the solute concentration outside the cell is equal to the solute concentration inside the cell। मतलब इतना समझ लो कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है, यानी यहाँ पे जो π1 इक्वल टू π2 अगर हो जाए तो ये हमारा कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, कोई भी सेल का मूवमेंट, कोई भी नेट वाटर मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो हमारा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक की पहले बात कर लें तो हाइपर मींस हाइपर मतलब उससे ज्यादा, तो हमारा π1 ग्रेटर हो जाएगा, π2 छोटा हो जाएगा। सभी को अच्छे समझ आए? अब अगर π2 बड़ा हो जाएगा या π1 छोटा हो जाएगा तब भी हाइपरटोनिक रहेगा। क्यों? जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वो हाइपोटोनिक। इसका मतलब ये हमारा हो गया था हाइपर और ये हमारा हो गया हाइपोटोनिक। सभी को अच्छे समझ आए? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है there is no concentration of water and the cell maintain its normal shape and function। this is desired state for Rohan uncle's injection। अब बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक की बात करते हैं। if the external solution मतलब सॉल्यूशन मैंने क्या किया, वो उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल लेस वाटर है, तो
तो वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, जाहिर सी बात है, कॉजिंग इट टू श्रिंक एंड बिकम्स डिहाइड्रेटेड, दिस इज कॉल्ड बी हार्मफुल। मतलब किसी को भी कंसंट्रेशन हमें बढ़ाना नहीं है ना कम करना है, हम सिर्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही प्रीफर कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर रोहन के अंकल की बात हो रही थी इंजेक्शन के थ्रू। अब बात कर रहे हैं द एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैज अ लोअर सॉल्यूट, अगर हमने सॉल्यूशन को कम कर दिया तब कंसंट्रेशन कम कर दिया तब क्या होगा, जाहिर सी बात है मोर वाटर इंक्रीज हो जाएगा, वाटर विल फ्लो आउट इनटू द सेल, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्वेल अप कर जाएगा और पोटेंशियली बर्स्ट करने के चांस, तो दिस इज आल्सो कैन बी हार्मफुल टू सेल्स। सभी को अच्छा समझ आया? चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर है आइसोटोनिक विद 1% ऑफ सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्स है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब यहाँ पे कि हमारे पास उसने पाई 1 और पाई 2 उसने ये हमको कहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे पास एक पाई 1 है जो कि केन शुगर का है और मेरे पास पाई 2 है जो कि मुझे पता नहीं कोई भी एनी सब्सटेंस है एक्स, सब्सटेंस कोई भी है मेरे पास, उसको इन्होंने क्या बता रखा है, मिस्टर एक्स, है ना, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि भाई जाहिर सी बात है जो R और T होगा, जो R और T होगा, जो CRT होता है, मतलब पाई हमारे पास क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT होता है, तो अब किसकी जगह मैं CRT ले सकता हूँ, यानी जो कंसंट्रेशन केन शुगर की होगी और जो कंसंट्रेशन सब्सटेंस X की होगी, और जाहिर सी बात है RT ये RT तो हमारा कैंसिल हो जाएगा भाई, टेम्परेचर गैस कांस्टेंट तो सब तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ कंसंट्रेशन ही की तो बात चल रही है यहाँ पे, यानी केन शुगर की बात। अच्छा ये आज पे जो कंसंट्रेशन है ये हमारी क्या है, ये है हमारी मोलैरिटी, क्या है बच्चों, मोलैरिटी, ठीक है, इतनी बात समझ गए। और चलो हम लोग जल्दी से आंसर में देखते हैं ताकि और भी ज्यादा क्लियर है। तो यहां से क्या किया हमने, पाई 1 और पाई 2 को हमने बराबर किया, ठीक है, पाई हमारा केन शुगर सब्सटेंस एक्स है, तो हम पाई को क्या लिख सकते हैं, CRT, तो मैंने यहाँ पे देखो CRT मैंने इसको लिख रखा हुआ है, ये R मर गया, तो केन शुगर सब्सटेंस एक्स, ठीक है। अच्छा मोलैरिटी हमारी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, अगर लीटर में सॉरी अगर यहाँ पे मिलीलीटर होता तो इनटू 1000 करते हैं, अगर लीटर होता है तो हम इनटू 1000 नहीं करते हैं क्योंकि हमें चाहिए वॉल्यूम लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे रहे, वॉल्यूम तो दोनों के लगभग सेम ही रहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ना बच्चों, अगर 5% दे रखा है, 1% दे रखा हुआ है, यानी 100 में 5% दे रखा है, 100 में 1% दे रखा है, तो हमको 100 ml हमने एक वाटर अमाउंट एज्यूम कर लिया, उसमें 5% सॉल्यूशन इतना है, 1% इतना है, तो हमने एज्यूम कर लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब यही मॉलिक्यूलर मास तो हमें एक्स का पता करना है, लेकिन मास हमको दे रखा हुआ है, देखो 5% था तो हमने 5 ग्राम मान लिया। अब उसके केन शुगर C12H22O11 इसका मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो बच्चों 342 आता है, तो जो कि यहाँ पुटअप किया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर होना चाहिए था लेकिन ml में है तो हमने इनटू 1000 कर दिया। सेम एज यहाँ पे भी किया, हमने जब x की वैल्यू फाइंड करी तो हमको कितने ग्राम मिला, हमको मिला 68.42 ग्राम, जो कि इसका क्या है मॉलिक्यूलर वेट, कौन सा, जो सब्सटेंस x था। सभी को अच्छे समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो ये देखने में हो सकता है कि आप लोग को इतने बड़े बड़े आंसर लग रहा है, ये सब बड़े आंसर है ही नहीं, ये आपको सिर्फ एक छोटा सा अपने ऑस्मोसिस डेफिनेशन बता करके थोड़ा सा आपको लिख देना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बता के आपको लिख देना है, लेकिन ये जितना भी हाइपोटोनिक है पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाना, ये सब मैंने आप लोग को सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि इससे भी अगर कुछ और क्वेश्चन बन सके तो वो भी आप कर सको। यहाँ पे कह रहा है 0.91 एक्वस सॉल्यूशन है एंड सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है 0.91 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक विद ब्लड सेल, व्हाट हैपेंड वी प्लेस्ड ब्लड सेल 1% ऑफ सोडियम। देखो उसने सॉल्यूशन बढ़ा दिया, पहले कहा था कि उसने इतना है, फिर उसने कह दिया 1% बढ़ा दिया, यानी यहाँ पे हाइपोटोनिक हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्सटेंस श्रिंक कर जाएगा। कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं जल्दी से, यहाँ पे कह रहा है अब सब यहाँ पे हायर कर दिया, इस देन will flow out of the blood cell due to osmosis causing them to shrink and lose volume. The shrinking can damage the cell membranes and potentialities lead to the cell death. सभी को अच्छा समझ आए? तो यहाँ पे कौन से सॉल्यूशन की बात हो रही थी, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही थी हाइपरटोनिक। तो आप लोग को बेसिकली ऑस्मोसिस, हेनरीज लॉ, यहाँ पे राउट्स लॉ आप लोग को अच्छे समझ आया होगा। और हाँ मैं आप लोग को एक बात बता दूं और फ्रीजिंग पॉइंट कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे गिव रीजन के, वो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे या तो ऑस्मोसिस से, या तो हेनरीज लॉ के, या तो राउट्स लॉ के, और या तो फ्रीजिंग पॉइंट के। गिव रीजन के क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, बाकी है तो बहुत बड़ा चैप्टर।
ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स तो आप लोग लगा ही रहोगे, एक बार गिव रीजन की प्रैक्टिस हो गई, अब आप लोग को सॉल्यूशन चैप्टर एकदम क्लियर है। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।